नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले खबरें लोकसभा से। लोकसभा में बृहस्पतिवार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया और सदस्यों की विभिन्न आपत्तियों पर जवाब देते हुए प्रस्ताव किया कि इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाए। किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश किए जाने पर विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक गहन परामर्श के बाद लाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष मुसलमानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। किरेन रिजिजू ने कहा कि कई सांसदों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर कहा कि कई वक्फ बोर्ड पर माफिया का कब्जा है, लेकिन वे अब पार्टी के दबाव में विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि विपक्ष वक्फ संशोधन विधेयक की मंशा के बारे में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कोई कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन 1995 के वक्फ कानून में ऐसे कुछ प्रावधान हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि वक्फ अधिनियम 1995 का फिर से अध्ययन होना चाहिए। विपक्ष राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहा है। इससे पहले लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया। इसे संविधान और संघवाद के खिलाफ बताया। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर हमला है। उन्होंने सवाल किया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से अयोध्या में राम मंदिर बोर्ड का गठन किया गया, क्या कोई गैर हिंदू इसका सदस्य हो सकता है? फिर वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्य की बात क्यों की जा रही है? वेणुगोपाल ने दावा किया कि यह विधेयक आस्था और धर्म के अधिकार पर हमला है। उन्होंने कहा कि अभी आप मुस्लिम पर हमला कर रहे हैं, फिर ईसाई पर करेंगे और उसके बाद जैन पर करेंगे। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि यह विधेयक महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव के लिए लाया गया है, लेकिन देश की जनता अब इस तरह की विभाजन वाली राजनीति पसंद नहीं करती। वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक संघीय ढांचे पर भी हमला है। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि मुस्लिमों के साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि संविधान को रौंदा जा रहा है। यह आप सरकार बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इसका खामियाजा हमें सदियों तक भुगतना पड़ेगा। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि अगर यह कानून पारित हुआ तो अल्पसंख्यक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। कहीं ऐसा नहीं हो जनता दोबारा सड़कों पर आ जाए। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि यह विधेयक अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और असंवैधानिक है। उन्होंने ये भी कहा कि विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला और सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है। द्रमुक सांसद के कनिमोझी ने कहा कि यह दुखद दिन है। आज देख रहे हैं कि सरकार संविधान के खिलाफ सरेआम कदम उठा रही है। यह विधेयक संविधान, संघवाद, अल्पसंख्यकों और मानवता के खिलाफ है। सत्तारूढ़ राजद में शामिल जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम विरोधी नहीं है और इसे सिर्फ वक्फ संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता के लिए लाया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने लोकसभा में कहा कि कई विपक्षी सदस्यों की बातों से लग रहा है कि वह विधेयक मुसलमान विरोधी है। ये मुसलमान विरोधी कैसे है? उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने मंदिरों की बात की है, लेकिन मंदिर और संस्था में अंतर है। लल्लन सिंह ने कहा कि मस्जिदों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जदयू सांसद ने कहा कि वक्फ संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए यह संशोधन लाया गया है। सदन में शून्यकाल में विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के विषय उठाए। भारतीय जनता पार्टी सांसद गणेश सिंह ने सरकार से मांग की कि अपने गृह क्षेत्रों से बाहर काम करने पर या फिर पढ़ाई करने वाले युवाओं को सरकारी कर्मचारियों की तरह ऑनलाइन डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की अनुमति दी जानी चाहिए। शून्यकाल में ये मुद्दा उठाते हुए भाजपा के गणेश सिंह ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में कम मतदान प्रतिशत रहने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश भर में बड़ी संख्या में युवा पढ़ाई या फिर नौकरी के लिए अपने गृह क्षेत्रों से बाहर जाते हैं और चुनाव के समय में यात्रा संबंधी टिकट मिलने या फिर छुट्टियां नहीं मिलने के कारण या टिकट नहीं मिलने के कारण मतदान के लिए नहीं आ पाते हैं। सांसद गणेश सिंह ने कहा कि जिस तरह केंद्रीय कर्मचारियों को अपने क्षेत्र के बाहर डाक मतपत्र से मतदान करने की अनुमति की व्यवस्था है, उसी तरह अपने गृह क्षेत्रों के बाहर रहने वाले युवाओं के लिए भी ऑनलाइन या फिर डाक मतपत्र जैसे किसी माध्यम से मतदान की व्यवस्था की जानी चाहिए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बृहस्पतिवार को सरकार से अनुरोध किया कि झारखंड में सत्तारूढ़ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने का दबाव बनाया जाए। लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि देश के विभिन्न राज्यों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि झारखंड में इस वर्ग को केवल 14% आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ों के साथ वर्षों से अन्याय होता रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पिछड़े वर्ग से प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया।
निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में कुछ जातियों को अनुसूचित जाति से ओबीसी की सूची में डाल दिया गया है, जिससे इन जातियों को नुकसान हो रहा है और ओबीसी के आरक्षण में भी अतिक्रमण हुआ है। निशिकांत दुबे ने कहा कि केंद्र से अनुरोध है कि जब सभी राज्यों में 27% आरक्षण है तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर दबाव डाला जाए, झारखंड में भी ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय वायुयान विधेयक 2024 विमानन कानून में मौजूदा विसंगतियों को दूर करेगा और उस उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने विधेयक को लोकसभा में चर्चा और पारित कराए जाने के लिए पेश करते हुए नए कानून की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि विमान अधिनियम 1934 पिछले कुछ वर्षों में अपने कई संशोधनों के कारण पुराना हो गया है। लोकसभा में 31 जुलाई को पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, संचालन और बिक्री सहित विमानन उद्योग के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करना है। किंजरापू राम मोहन नायडू ने बताया कि 1934 के अधिनियम में 21 संशोधन किए गए, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए जैसे आंतरिक संगठनों की शक्तियों और कार्यों के संबंध में अस्पष्टताएं और विरोधाभास उत्पन्न हुए। किंजरापू राम मोहन नायडू ने बताया कि इन मुद्दों ने विमानन क्षेत्र में भ्रम पैदा किया, जिससे संबंधित अधिकारियों के लिए प्रभावी ढंग से काम करना मुश्किल हो गया है। किंजरापू राम मोहन नायडू ने कहा कि इस वजह से अधिनियम की पूरी संरचना ने ही कुछ आंतरिक संगठनों की शक्तियों और कार्यों के संदर्भ में बहुत अधिक स्पष्टता और विरोधाभास पैदा कर दिया है। किंजरापू राम मोहन नायडू ने जोर देकर कहा कि पूरे अधिनियम को नया रूप देने की सख्त ज़रूरत है और यही वजह है कि सरकार ने नया कानून पेश किया है। उन्होंने भारत के विमानन कानूनों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा कि नया विधेयक मौजूदा विसंगतियों को दूर करेगा और उद्योग को विकसित करने में मदद करेगा। और अब खबरें राज्यसभा से। संसद ने आम बजट 2024-2025 और जम्मू कश्मीर के बजट को मंजूरी देने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया। राज्यसभा ने आज वित्त विधेयक 2024-2025 पर चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे कल ही पारित कर चुकी है और उच्च सदन ने वित्त विधेयक को पारित कर दिया है। उच्च सदन में वित्त विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण विकास सहित सरकार अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आम बजट में पर्याप्त वृद्धि किए जाने की जरूरत पर बल दिया। वहीं कांग्रेस के मुकुल वी वासनिक ने एससी उद्यमियों से सामान खरीदने की नीति को समुचित ढंग से लागू करने का मुद्दा उठाया। तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीमुल हक ने देश में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने का मुद्दा शून्यकाल में उठाया। शून्यकाल में ही भाजपा के डॉक्टर के लक्ष्मण, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन, भाजपा के नरेश बंसल, बीजू जनता दल के देवाशीष सामंत राय, मनोनीत सतनाम सिंह संधू, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी, भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केरल कांग्रेस एम के जोस के मणि ने लोक महत्व के विभिन्न मुद्दों को उठाया। उच्च सदन में भोजनावकाश के बाद दोपहर 2 बजे वित्त विधेयक 2024-2025 और जम्मू कश्मीर से संबंधित विनियोग विधेयक पर संयुक्त चर्चा प्रारंभ हुई। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के विवेक तनखा ने कहा कि कोई भी बजट बुरा या अच्छा नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ हिस्से अच्छे और कुछ हिस्से बुरे होते हैं। उन्होंने बजट में कैंसर एवं जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क शून्य करने के प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्होंने एंजल टैक्स हटाए जाने के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग के सरोकारों पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस बजट में मध्यम वर्ग पर परोक्ष कर बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कर वसूली के दायरे बताते हैं कि कॉरपोरेट क्षेत्र की तुलना में मध्यम वर्ग से अधिक कर वसूला जा रहा है। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि आज मध्यम वर्ग के लिए बीमार पड़ना एक पाप हो गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ग को आयुष्मान भारत योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा की रमीला बेन बेचार भाई बारा ने गुजराती में अपनी बात रखी। उन्होंने रोजगार को बढ़ावा देने सहित बजट में की गई विभिन्न घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। वाईएसआर कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी ने वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि वो जनता का बीमा के विभिन्न उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास कर सके, ताकि जनता के एक बड़े भाग को बीमा क्षेत्र से लाभ मिल सके। उन्होंने आंध्र प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार से अधिक आवंटन किए जाने की मांग की। द्रमुक की डॉक्टर कनिमोझी एनवीएन सोमू ने स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी लगाने के प्रस्ताव को अन्यायपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को न केवल स्वास्थ्य बीमा बल्कि जीवन रक्षक दवाओं और ऑपरेशन थिएटर पर जीएसटी हटाए जाने की मांग की। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि जब सरकार से आम
आदमी, किसान, छोटे कारोबारी और छात्र महंगाई कम करने की बात करते हैं, ब्याज माफ़ करने की मांग करते हैं, तो सरकार कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के हेयर कट योजना के माध्यम से बड़ी बकायादार कंपनियों की बहुत बड़ी राशि माफ़ कर दी गई। बीजू जनता दल के देबाशीष सामंतराय ने दावा किया कि बजट में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अनदेखी की गई है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव ने कहा कि बजट में बिहार को कुछ नहीं दिया गया है। बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू ने तेलुगु में अपनी बात रखी। भाजपा के संजय सेठ ने कहा कि यह बजट आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस बजट में विभिन्न तबकों और क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और सरकार ने इस वर्ग का भी ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि करों की दरों में कमी की गई है और बजट को जनकेंद्रित बनाया गया है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने देश में सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात पिछले 10 साल में कम होने की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए जानना चाहा कि जीडीपी के लिहाज से निर्माण गतिविधियों का योगदान क्यों घट रहा है, विशेषकर श्रम बहुल उद्योगों में। उन्होंने कहा कि अधिक खपत वाले उत्पादों की बिक्री भी घट रही है। तृणमूल कांग्रेस के प्रकाश शेख बराइक ने चाय बागान क्षेत्रों के लिए बजट में अलग से पैकेज घोषित किए जाने की मांग की। वहीं द्रमुक के आर गिरिराजन ने तमिल में अपनी बात रखते हुए राज्य से जुड़ी रेल परियोजनाओं की प्रगति के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटॉस ने कहा कि केंद्र सरकार की केरल के साथ भारत के एक राज्य की तरह ही बर्ताव करना चाहिए, उसे कोई विशेष दर्जा नहीं चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पीपी सुनीर ने बजट को राजनीतिक रूप से भेदभावपूर्ण करार देते हुए कहा कि इसमें केरल के साथ अन्याय किया गया है। भाजपा के गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया ने कहा कि सरकार ने इस बजट के माध्यम से भारत के भविष्य के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण पेश किया है। इसी पार्टी के परमार जसवंत सिंह सालम सिंह ने बजट को भारत के समावेशी विकास के लिए पुख्ता दस्तावेज करार दिया। भाजपा के महेंद्र भट्ट, सीमा द्विवेदी और सामिक भट्टाचार्य ने बजट के विभिन्न प्रावधानों की सराहना करते हुए दावा किया कि इससे देश के विकास की गति को बल मिलेगा। केरल कांग्रेस एम के जोश के मणि IMUL के हारिस बीरन ने केरल राज्य से जुड़ी मांगों को सदन में उठाया। उच्च सदन में पीयूष गोयल ने बॉयलर व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा बॉयलर नियम विधेयक पेश किया। वहीं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संपत्ति पर अनधिकृत कब्जों एवं संबंधित मामलों से जुड़े एक विधेयक को वापस लिया। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।